हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम केएस एकेडमी। स्टूडेंट्स, अपन ने पिछली क्लास में पोलिनेशन में ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी, विंड पोलिनेशन और वाटर पोलिनेशन के बारे में पढ़ा था। और आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे पोलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उनमें पोलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू ही होता है। या अल्टीमेटली अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो अपने पोलिनेशन के लिए मेनली बायोटिक एजेंट्स पर ही ज़्यादा फेथ करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायोटिक एजेंट्स के थ्रू जब पोलिनेशन होता है तो पोलिनेशन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एबायोटिक पोलिनेशन में तो विंड और वाटर है, उसके थ्रू जब पोलिनेशन होता है तो वो तो केवल एक चांस फैक्टर है, पोलिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आज के सेशन में अपन बात करते हैं पोलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स। देखो, बायोटिक एजेंट्स की बात हो रही है तो इसका मतलब पोलिनेशन किसके थ्रू होगा? एनिमल्स के थ्रू। और एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तो इसके लिए टर्म यूज में आती है जूफिली। जूफिली का मतलब पोलिनेशन बाय एनिमल्स। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके थ्रू है वो पोलिनेशन होता है। देखो, एक तो बात अपने दिमाग में ये रखना कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलिनेशन है वो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होगा, और बायोटिक एजेंट्स में भी मेनली जो पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स करते हैं। और इंसेक्ट्स में भी ध्यान रखना 80% पोलिनेशन होता है वो बीज के थ्रू होता है। उस बीज के थ्रू जो पोलिनेशन होता है उसको अपन बोलते हैं एंटोमोफिली। तो वो भी अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि एनिमल्स के थ्रू पोलिनेशन किस किस तरीके से हो रहा है। अब एनिमल्स में मैंने आपको बता दिया कि इंसेक्ट्स तो होंगे। इंसेक्ट में हो सकता है कि बीज हो, फ्लाइज हो, बीटल्स हो, वास्प हो, मोथ हो, एंड्स हो, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा लार्ज एनिमल्स लाइक प्राइमेट्स में आप लीमर, इसके अलावा रेप्टाइल्स में लिजार्ड है, इसके अलावा बैट्स या चमगादड़ के थ्रू हो गया, स्नेक्स, सांप के थ्रू भी पोलिनेशन हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में पोलिनेशन किसके थ्रू होगा? इंसेक्ट्स के थ्रू होगा। आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। लाइक अगर लीमर की बात करें तो रेविनेला प्लांट में पोलिनेशन है वो लीमर के थ्रू होता है। ऐसे ही अगर स्नेक्स की बात करें तो सेंटेलम प्लांट में पोलिनेशन है वो स्नेक्स से होता है। आपने सुना भी होगा कि जहां ज्यादा खुशबू होती है वहां सांप आते हैं। तो ये जो सेंटेलम है ये चंदन है, चंदन के पेड़ का नाम है सेंटेलम। तो इसमें पोलिनेशन होता है वो स्नेक्स के थ्रू होता है। ऐसे ही अगर लिजार्ड्स की बात करें तो फ्लेक्स प्लांट में जो पोलिनेशन होता है वो लिजार्ड्स के थ्रू होता है। एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो। देखो जो कोई पर्टिकुलर प्लांट है वो किसी स्पेसिफिक एनिमल स्पीसीज से पोलिनेट होता है तो उस प्लांट में उस स्पीसीज से पोलिनेशन करने के लिए स्पेसिफिक अडेप्टेशंस भी आ जाते हैं। वो अडेप्टेशन भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके अलावा मैंने बहुत सारी टर्म्स लिखी हैं, ये टर्म्स भी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। हालांकि एनसीईआरटी में इन सारे टर्म्स का जिक्र नहीं किया गया है। तो इंसेक्ट पोलिनेशन को अपन बोलेंगे एंटोमोफिली, बर्ड्स पोलिनेशन को अपन बोलेंगे ऑर्निथोफिली, और बैट्स के थ्रू पोलिनेशन होगा उसको बोलेंगे चिरोप्टेरोफिली। इसी तरह स्नेक्स को बोलेंगे ओफियोफिली, स्नेल्स के थ्रू जो पोलिनेशन होगा उसको बोलेंगे मेलेकोफिली, और एंड्स के थ्रू या चिंटियों से जो पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं अपन मिरमेकोफिली। इसके अलावा बहुत सारी और टर्म्स भी हैं लेकिन इट इज मोर सफिशिएंट है। तो ये टर्म्स भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब अपन ये सीखने वाले हैं कि अगर कोई जो प्लांट है वो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन कर रहा है तो पोलिनेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से अडेप्टेशंस बनाता है। तो इंसेक्ट पोलिनेशन को अपन बोलेंगे एंटोमोफिली। ये मैंने बात आपको पहले ही क्लियर कर दी कि मेन जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कौन होते हैं? बीज। 80% इंसेक्ट पोलिनेशन में अकेले कौन करते हैं? बीज के थ्रू पोलिनेशन होता है। अब देखो इनमें अडेप्टेशंस कौन कौन से होंगे। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इंसेक्ट के थ्रू जब पोलिनेशन हो रहा है तो पहला काम तो ये होना चाहिए उस प्लांट के जो फ्लावर्स है वो विजिबल होने चाहिए, लार्ज साइज के फ्लावर्स होने चाहिए। क्योंकि जब विजिबिलिटी नहीं रहेगी तो इंसेक्ट है वो वहां पर बारी बारी विजिट नहीं कर पाएगा, और जब विजिट नहीं करेगा तो पोलिनेशन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो जनरली इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज साइज फ्लावर्स होते हैं, और अगर लार्ज साइज फ्लावर नहीं है, स्मॉल साइज हैं, तो वो क्लस्टर की फॉर्म में रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे मान लो सनफ्लावर है तो सनफ्लावर में आपने देखा जैसे
ऐसे जो फ्लावर्स हैं उनको बोलते हैं अपन डिस्क फ्लावर्स, और ये जो फ्लावर्स हैं उनको बोलते हैं रे फ्लावर्स, और ये क्लस्टर की फॉर्म में है। तो सनफ्लावर में ये जो फ्लावर लिखा है मैंने, ये कौन से फ्लावर हैं? ये रे फ्लावर्स है, ये डिस्क फ्लावर्स होते हैं। तो जनरली तो क्या होगा, फ्लावर्स हैं वो लार्ज साइज के होंगे, तो अगर स्मॉल साइज के फ्लावर्स हैं तो वो क्लस्टर की फॉर्म में होंगे, जिससे क्या होगा, इंसेक्ट के लिए विजिबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि फ्लावर्स होते हैं वो ऑर्डर्ड फ्लावर्स होते हैं। अब देखो ऑर्डर्ड का मतलब दो तरीके से हो सकता है कि उस फ्लावर में ऑर्डर है वो प्लीजेंट ऑर्डर है, लाइक जैस्मीन देखा है आपने, जैस्मीन हो गया या रोज प्लांट हो गया, तो इनके फ्लावर में जो प्लीजेंट ऑर्डर है या यूं बोल दो फ्रेग्रेंस है, तो उस फ्रेग्रेंस की तरफ इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं, बारी बारी विजिट करते हैं, जिससे पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं होता कि सारे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें फ्रेग्रेंट ही हो। कई फ्लावर्स ऐसे हैं उनमें जो ऑर्डर है वो अनप्लीजेंट भी हो सकती है, या तो बोल दो अनप्लीजेंट हो सकती है, या बोल दो फॉल ऑर्डर हो सकती है। कहने का मतलब बदबूदार फ्लावर हो सकते हैं, बदबू आती होगी। अब आप बोलोगे सर बदबू का क्या लॉजिक हुआ? देखो कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं, लाइक फ्लाइज हो गया, लाइक बीटल्स हो गए, ये जो इंसेक्ट होते हैं एक्चुअल में ये अनप्लीजेंट ऑर्डर या फिर फॉल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बदबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये क्या करेंगे, उस फ्लावर की तरफ है वो विजिट करेंगे बारी बारी, जिससे पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया हो गया, एरिस्टोलोकिया हो गया, तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बदबूदार होते हैं। तो ध्यान रखना कि फ्लाइज और बीटल से पोलिनेट होने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो बदबूदार होते हैं, फॉल ऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा तीसरा देखो, पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिकी नेचर के होंगे। ये बात मैंने पहले भी आपको क्लियर की थी जब अपन ने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, कि इंसेक्ट पोलिनेशन के थ्रू जिनमें पोलिनेशन होता है उन पोलन ग्रेन्स के चारों ओर एक स्टिकी नेचर की लेयर होती है, इसको अपन बोलते हैं पोलन किट। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड कैरोटिनॉइड्स। और स्टिकी नेचर की होने से फायदा ये रहेगा कि जैसे ही इंसेक्ट फ्लावर पे आएगा तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट के साथ है वो अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो फ्लावर पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, स्टिकी नेचर के होंगे। इसके अलावा नेक्टर प्रेजेंट होगा, और ज्यादातर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एडिबल होते हैं। अब देखो नेक्टर होने का और एडिबल पोलन ग्रेन होने का बेनिफिट ये रहेगा, इंसेक्ट है वो एक बार अगर विजिट करेगा उसको खाने के लिए नेक्टर मिलेगा, एडिबल पोलन ग्रेन्स मिलेंगे, तो वो क्या करेगा, बारी बारी विजिट करेगा, और जब बारी बारी विजिट करेगा तो पोलिनेशन के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एडिबल पोलन ग्रेन्स और नेक्टर इंसेक्ट को बारी बारी से अपने पास विजिट करवाने के लिए या इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक तरीके से फ्लावर द्वारा इंसेक्ट को दिए गए रिवार्ड्स हैं। तो इन दोनों को अपन ये बोल सकते हैं कि दीज आर मेन फ्लोरल रिवार्ड्स, फ्लोरल रिवार्ड्स हैं। तो देखो फ्लोरल रिवार्ड्स और भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं वो नेक्टर होता है और पोलन ग्रेन्स होते हैं। अगला कैरेक्टर ये है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे इंसेक्ट है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। कई बार क्या होता है कि फ्लावर अट्रैक्ट नहीं होता, बाकी स्ट्रक्चर्स और होती है वो अट्रैक्ट होती है और वो इंसेक्ट को अपनी तरफ है वो अट्रैक्ट करती है। लाइक जैसे बोगनविलिया है, बोगनविलिया में फ्लावर ना होके उसमें जो ब्रेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ऐसे यूफोर्बिया में लीफ होती है वो कलर्ड होती है। म्यूसेंडा प्लांट होता है उसमें फ्लावर्स में सेपल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और उन अट्रैक्टिव सेपल्स को अपन वो होते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग कहते हैं। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंसेक्ट पोलिनेटिंग फ्लावर्स में मेनली होते हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको और याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है, अब देखो फ्लोरल रिवार्ड्स क्या है। फ्लोरल रिवार्ड्स का मतलब हो गया प्लांट में फ्लावर का वो कोई पार्ट जो क्या करता है कि बायोटिक एजेंट्स लाइक इंसेक्ट या बर्ड्स को फ्लावर पर बारी बारी विजिट करने के लिए अट्रैक्ट करता है, जिससे पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस पार्ट को ये अपन क्या कहेंगे, फ्लोरल रिवार्ड। या अल्टीमेटली ऐसा सीख लो कि फ्लावर पोलिनेशन के बदले या इंसेक्ट को लालच देने के लिए क्या करता है, बारी बारी अपने पास अट्रैक्ट करता है और बदले में कुछ देता है। तो बदले में दी गई जो चीज है
उसी को अपन बोलेंगे फ्लोरल रिवार्ड्स। अब मेनली जो फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं वो तो होते हैं, देखो एक तो पोलन ग्रेन्स, इसके अलावा नेक्टर, तो ये तो माने जाएंगे मेन फ्लोरल रिवार्ड्स, मेन। इसके अलावा तीसरा ये भी हो सकता है, से प्लेस टू ले एग्स, इंसेक्ट को अपने अंडे देने के लिए सेफ जगह भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो एमोरफोफेलस, ये जो प्लांट होता है इसके फ्लावर्स होते हैं वो 6 फीट हाइट पे होते हैं, तो ये क्या करते हैं इंसेक्ट को अंडे देने के लिए सेफ जगह प्रोवाइड करते हैं। तो सेफ जगह जब इंसेक्ट को मिलेगी तो वो बारी बारी यहाँ पर विजिट करेगा तो पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है, जैसे युक्का प्लांट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि युक्का प्लांट क्या करता है, प्रोनुबामोथ ये इंसेक्ट है, युक्का प्लांट क्या करता है, प्रोनुबामोथ को अपनी ओवरी में अंडे देने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। या ऐसा बोल दो कि प्रोनुबामोथ युक्का प्लांट की ओवरी में अपने अंडे देता है, तो उसके अंडे सेफ भी रहेंगे, और वहां पर जब प्रोनुबामोथ बारी बारी विजिट करेगा तो युक्का प्लांट का पॉलिनेशन भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि युक्का प्लांट का तो बेनिफिट हो ही रहा है क्योंकि उसका पॉलिनेशन हो रहा है, और प्रोनुबामोथ का ये बेनिफिट हो रहा है कि उसको अंडे देने के लिए सेफ जगह मिल रही है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो रिलेशन है युक्का प्लांट का और प्रोनुबामोथ का, ये एक तरीके से ऑब्लिगेटरी रिलेशन है, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म या ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशन का। ये आपकी इकोलॉजी अपन जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये एग्जांपल वापस आता है। तो एक तो आपको याद रखना है फ्लोरल रिवार्ड्स के बारे में, और एक टर्म आती है पोलन या नेक्टर रोबर्स, पोलन या नेक्टर रोबर्स। एक्चुअल में क्या होता है कि एक फ्लावर पे अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स हैं वो विजिट करते हैं। अब आप आइडिया नहीं लगा सकते देख के कि कौन तो पोलिनेटर है और कौन पोलिनेटर नहीं है। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, नेक्टर का और पोलन का कंजप्शन करते हैं विदाउट ब्रिंगिंग पोलिनेशन। कहने का मतलब नेक्टर भी खा लेंगे, पोलन ग्रेन भी खा लेंगे, लेकिन पोलिनेशन भी नहीं करेंगे। उन इंसेक्ट को बोलते हैं अपन पोलन या नेक्टर रोबर्स। एक तरीके से ये लुटेरे हो गए कि बिना पोलिनेशन किए क्या कर रहे हैं, नेक्टर का और पोलन ग्रेन्स का कंजप्शन कर रहे हैं। तो ये दोनों टर्म्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब अपन सीखेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है वो प्लांट्स के लिए क्या बेनिफिट देंगी, प्लांट्स के लिए क्यों असेंशियल है। एक्चुअल में ज्यादातर जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें बनने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। अब देखो जब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी के चांसेस ज्यादा होंगे। अब ध्यान रखना जी, अगर मान लो कंटिन्यूअस लंबे टाइम तक कोई प्लांट है वो सेल्फ पोलिनेशन करता है तो उसमें डेवलप हो जाती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन की वजह से बनने वाली जो स्पीशीज होती है वो क्या होती है, चेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए कम अडेप्ट हो जाती है। तो क्या हो गया, अडेप्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई, उन स्पीशीज की विगर और जो विटिलिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, रेजिस्टेंस पावर है वो कम हो जाती है, या यूं बोल दो कि उसकी इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। किसकी वजह से, लंबे टाइम तक रेगुलरली अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो। इसलिए प्लांट क्या करता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए और क्रॉस पोलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए कई तरीके के अडेप्टेशंस बनाता है, कई तरीके के फीचर्स बनाता है, डिवाइसेस बनाता है, उन्हीं को बोलते हैं अपन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो क्लियर हो गया होगा कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसे फीचर्स होते हैं प्लांट्स में जो क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी को तो इंक्रीज करेंगे लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करना है।
तो देखो कौन कौन सी फीचर्स हैं। देखो पहला फीचर तो है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब फ्लावर शुड बी यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि उसमें ऑटोगेमी तो हो ही नहीं सकती। अब इसमें देखो, इसमें भी दो कंडीशन है, एक तो मोनोसिस कंडीशन और एक डायोसिस कंडीशन। मोनोसिस कंडीशन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, मैं आपको मेज का एग्जांपल लेके बताता हूं, मेज प्लांट में ऐसा ही होता है। तो मोनोसिस कंडीशन वो होती है कि एक ही प्लांट पर दोनों टाइप के फ्लावर लगे हुए हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो मेज प्लांट में जैसे मान लो ये एक फ्लावर लगा हुआ है, मान लो ये मेज फ्लावर में मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर को मैंने लिख दिया कि ये देखो ये मेल फ्लावर, लेकिन है कैसा, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसी प्लांट पे देखो ये फीमेल फ्लावर लगा हुआ है, तो मैंने लिख दिया कि ये फीमेल फ्लावर है। तो दोनों जो फ्लावर है वो तो कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल, लेकिन ये प्लांट है ये क्या माना जाएगा, मोनोसियस। क्यों, क्योंकि इस पर दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट है। अब देखो इन फ्लावर्स में ऑटोगमी तो नहीं हो सकती, लेकिन जिटोनोगमी तो हो सकती है। ये वाले पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ तो पहुंच सकते हैं। इसका मतलब मोनोसिस कंडीशन क्या करती है, ये ऑटोगमी को तो प्रिवेंट करती है लेकिन जिटोनोगमी को प्रिवेंट नहीं करती। अब देखो ये दूसरी कंडीशन, डायोसिस कंडीशन। फॉर एग्जांपल ऐसा पपाया में होता है, इसके अलावा अपन ने वेलिसनेरिया में पढ़ा है ऐसा, वेलिसनेरिया में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर क्या होता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स हैं वो दोनों अलग अलग प्लांट पे हैं। जैसे मान लो एक प्लांट ये है, इस पे ये मेल फ्लावर लगे हुए हैं, एक प्लांट ये है, इस पे ये फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं। तो इन कंडीशन में ये वाले पोलन ग्रेन्स यहाँ पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब डायोसिस कंडीशन है, यहाँ पर न तो जिटोनोगमी हो सकती और न ही ऑटोगमी हो सकती है। यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो पहला अडेप्टेशन हो गया, वो तो हो गया यूनिसेक्सुअल। दूसरा अडेप्टेशन देखो डाइकोगमी। डाइकोगमी का मतलब ये हो गया कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन उसमें उस फ्लावर में दोनों टाइप के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे। अब देखो एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे तो इसका मतलब उसमें क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। उस कंडीशन को बोलेंगे डाइकोगमी। डाइकोगमी भी दो कंडीशन है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो रहा है उसको बोलेंगे अपन प्रोटेंडर्स कंडीशन, और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो रहा है उसको बोलेंगे अपन प्रोटोगाइनस कंडीशन। ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो क्रॉस पोलिनेशन जो होता है वो डाइकोगमी की वजह से ही होता है। तीसरा जो अडेप्टेशन है वो है अपने पास अर्कोगेमी। अर्कोगेमी का मतलब ये होगा कि कई बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ऐसा होता है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों के बीच में कोई ऐसा मॉर्फोलॉजिकल बैरियर होता है, उस बैरियर की वजह से उसी फ्लावर में पोलिनेशन हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब उसी फ्लावर के एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच ही नहीं सकते। इस कंडीशन में केवल और केवल क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। फॉर एग्जांपल देखो अर्कोगेमी किस में हो सकती है, ग्लोरियोसा प्लांट में अर्कोगेमी होती है, इसके अलावा कैलोट्रोपिस में भी होता है ऐसा। तो अर्कोगेमी भी क्या करेगी, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस को इंक्रीज कर देगी। अगला है देखो चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी सिंपल सा है। चेस्मोगेमी का मतलब हो गया ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। चेस्मोगेमी का मतलब हो गया ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। देखो ये क्लिस्टोगेमी के जस्ट अपोजिट है। अपन ने क्लिस्टोगेमी में पढ़ा था कि ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं तो कभी ओपन ही नहीं होते। सीधी सी बात है, जब ओपन नहीं होंगे तो केवल और केवल क्या होगा, उसमें ऑटोगेमी ही होगी। यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट है कि फ्लावर ओपन होंगे। अब ओपन होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगला देखो हीटेरोस्टाइली। हीटेरोस्टाइली में क्या होता है कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अब जाहिर सी बात है कि बाइसेक्सुअल है तो इसका मतलब उसमें सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस है वो ज्यादा है। लेकिन हीटेरोस्टाइली की कंडीशन में क्या होगा कि उस फ्लावर में जो स्टेमन का जो फिलामेंट है वो और जो कार्पल की जो स्टाइल है उन दोनों की लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस वो कम हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे मान लो ये कोई फ्लावर है, उसमें ये स्टिग्मा हो गई, ये स्टाइल हो गई, लॉन्ग स्टाइल है, देखो ये ओवेरी हो गई, तो ये जो स्टाइल है ये लॉन्ग है, इसके कंपेयर में है देखो स्टेमन का जो फिलामेंट है वो छोटे हैं। इन पोलन ग्रेन्स के यहाँ पर पहुंचने के चांसेस है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, ये हीटेरोस्टाइली कंडीशन है। हो सकता है इसका उल्टा हो, ऐसा भी हो सकता है कि देखो इस बार ये तो स्टिग्मा हुई,
ये स्टाइल और ये ओवरी, इस बार क्या है कि फिलामेंट लॉन्ग है। देखो जो लॉन्ग फिलामेंट है, अब इन पोलन ग्रेन्स के यहाँ पर पहुंचने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। उस कंडीशन को बोलते हैं अपन हेटेरोस्टाइली, जब स्टेमन के फिलामेंट और कार्पल या पिस्टिल की जो स्टाइल होती है उसकी लेंथ में डिफरेंस होता है। इसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस कम होते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगला एडेप्टेशन है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी। देखो कई प्लांट्स में ये जेनेटिक कैरेक्टर होता है जिनको जीन्स कंट्रोल करती है कि अगर उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स या उसी प्लांट का दूसरे फ्लावर से निकला हुआ पोलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। या तो देखो जर्मिनेट नहीं करेगा, या फिर क्या होगा, जर्मिनेट कर जाएगा तो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल में ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होती है, पेरेंटल कैरेक्टर है, इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अगला जो एडेप्टेशन है अपना वो है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में देखो जैसे मान लो ये कोई फ्लावर की स्टिग्मा है, यहां पर क्या हुआ, एक पोलन ग्रेन ये पहुंचा, ये जो पोलन ग्रेन पहुंचा है ये एक्चुअल में सेल्फ पोलिनेशन वाला है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पोलन ग्रेन है ये या तो इसी फ्लावर का है या फिर इसी प्लांट पे कोई दूसरा फ्लावर लगा हुआ था उसका पोलन ग्रेन यहाँ पर पहुंचा। ऐसे इसी स्टिग्मा पे एक दूसरा पोलन ग्रेन भी पहुंचा है। ये जो है ये क्रॉस पोलिनेशन वाला है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो पोलन ग्रेन्स है ये दूसरे प्लांट से आया है। अब देखो दोनों पोलन ग्रेन पहुंच गए। अब यहां पर देखो दोनों ही जर्मिनेट करेंगे क्योंकि सेम स्पीसीज के हैं, लेकिन ये जो क्रॉस पोलिनेशन वाला जो पोलन ग्रेन है इससे जो पोलन ट्यूब निकलेगी वो तेजी से ग्रो करेगी और वो क्या करेगी, ओव्यूल तक जल्दी पहुंच जाएगी। और ये जो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन वाला जो पोलन ग्रेन था इसकी पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाएगी या फिर लेट पहुंचेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रीपोटेंसी। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो गए। तो मैंने आपको बहुत सारे एडेप्टेशंस बताए। ये एडेप्टेशंस माने जाते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है और क्रॉस पोलिनेशन होने की वजह से बनने वाली जो स्पीसीज होती है एक्चुअल में वो दोनों पेरेंट्स के कंपेयर में ज़्यादा क्वालिटी वाली होती है, उसमें रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अडेप्ट। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में अपन ने बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पोलिनेशन पढ़ा, एंटेमोफिली के बारे में डिटेल से पढ़ा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आज के लेक्चर की सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू, बने रहिए केएस एकेडमी के साथ।